जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का तैयारी बहुत ही अच्छे तरीक़ा से चल रहा होगा। दोस्तों, लाइव क्लास आपके सामने शुरू हो गई है। हर दिन की तरह आज 10 बजे लाइव क्लास आपका शुरू हो गया है। तो जितने भी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय सहायक के अभ्यर्थी हैं, उन सभी का इस लाइव क्लास में स्वागत है। और जितने लोग भी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, उन तक वीडियो को शेयर कर दें और सभी को जोड़ लें। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग साइंस के क्वेश्चन कर रहे हैं और अभी 1-2 दिन और साइंस का क्लास चलेगा और अभी साइंस के कुछ क्वेश्चन बाकी हैं। वो क्वेश्चन करने के बाद हम लोग दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अभी हम लोग साइंस का ही क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 50वां है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 50वां है, मतलब हम लोगों ने अर्ध शतक मार दिया है। अब शतक लगाने की बारी है। हम लोगों ने अर्ध शतक मार दिया है, अब शतक लगाने की बारी है दोस्तों। और शतक भी हम लोग बहुत जल्द लगाएंगे। तो दोस्तों, 50वां प्रैक्टिस सेट है बिहार पुलिस के लिए। यह हमारा आज का 50वां प्रैक्टिस सेट है। तो आज कम से कम 100 बच्चे लाइव जुड़ने चाहिए और लाइव जोड़ना ये आप लोग का काम है। आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को शेयर करते रहना है। जितने भी टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, वहाँ इस वीडियो के लिंक को फैला दीजिए और सभी को लाइव क्लास में, लाइव सेशन में उठा कर लाएँ दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एलपीजी का मुख्य संगठक है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा कि एलपीजी का मुख्य संगठक क्या है। आप सभी जानते हैं कि एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों रहता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एलपीजी का मुख्य संगठक जो है वह प्रोपेन तथा ब्यूटेन है। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है दोस्तों, और इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर पूछे कि एलपीजी में मुख्यतः क्या रहता है, प्रोपेन तथा ब्यूटेन रहता है। अगला प्रश्न 2 नंबर है, सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है। जल्दी से आप लोग सही जवाब दीजिए। 5 सेकेंड का आपके पास समय है। 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्यूटेन। सिगरेट का जो लाइटर होता है, लाइटर, उससे से ब्यूटेन गैस निकलती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, ये भी सही आंसर बताएं। अम्ल वर्षा किसके कारण से होती है, तो सभी लोग जानते हैं कि अम्ल वर्षा जो है वह आपका SO2 और NO2 से होता है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा, SO2 और NO2 के द्वारा अम्ल वर्षा होता है और अम्ल वर्षा ये H2SO4 हो जाता है मिलाकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, SO2 और NO2 हो जाएगा, ऑप्शन डी। आप सभी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा क्या है। जल्दी से सभी लोग जवाब दीजिए। और देखिए, जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो बार बार हम नहीं कहेंगे कि वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करते चलें। और 4 नंबर का सही जवाब दीजिए कि मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा क्या है। 4 का ऑप्शन बी, नायलॉन। अगर आप बताना है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशम जो है नायलॉन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 5 नंबर, जीवाश्मों का उम्र किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 का सही आंसर बताएं, जीवाश्मों का उम्र किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों, 5 का अगर आप ऑप्शन में रेडियो कार्बन डेटिंग विधि बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। जीवाश्मों का उम्र जो है हम लोग रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा ज्ञात करते हैं, तो ऑप्शन में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 6 नंबर, पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा हो जाएगा। अगर वह आपसे जीवाश्म ईंधन की उम्र पूछे तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि, कार्बन डेटिंग विधि हो जाएगा।
इसका सही आंसर रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से हम लोग जीवाश्म ईंधन की उम्र का पता करते हैं, और पुरानी चट्टानों की जो उम्र है उसे हम लोग यूरेनियम डेटिंग विधि से प्राप्त करते हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यूरेनियम डेटिंग विधि। अगला प्रश्न देख लीजिए 7 नंबर, शहद का मुख्य घटक क्या है। ये भी देखने में तो क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से आप लोग सही जवाब दीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। शहद का मुख्य घटक आपसे पूछा जा रहा है। 7 का ऑप्शन सी फ्रुक्टोज अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शहद का मुख्य घटक जो होता है वो फ्रुक्टोज होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 8 नंबर, खाना को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। खाना को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जल्दी से आप इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए कि खाना को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। 8 का ऑप्शन बी अगर आप बता रहे हैं बेंजोइक अम्ल, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खाना को खराब होने से बचाने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, जल में विलेय विटामिन कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जल में विलेय विटामिन कौन है। 9 का सही आंसर बताएं कि जल में विलेय विटामिन कौन है। तो 9 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा बी तथा सी। बी तथा सी जो होता है, बी प्लस सी जो विटामिन है वह जल में घुलनशील होता है, बाकी जो भी विटामिन है वह वासा में घुलनशील होता है। देखिए क्वेश्चन पूछ ही दिया कि कौन सा विटामिन वासा में घुलनशील है, तो जल्दी से सही जवाब दे दीजिए कि कौन सा विटामिन जो है वासा में घुलनशील है। 10 का ऑप्शन डी अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ये तीनों जो विटामिन हैं ये वासा में घुलनशील है, और विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है। विटामिन से तो किसी प्रकार का अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे तो आप सभी लोग जवाब दे ही देंगे, क्योंकि विटामिन आपका क्लियर है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है। 8415 में यह क्वेश्चन पूछा था, रेलवे का और एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है। आप सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब कि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है। 11 का ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव के कारण, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्षा की बूंदें जो होती है गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होती है। अगला प्रश्न 12 नंबर देख लीजिए, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आ जाता है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आ जाता है। 12 का सही आंसर बताएं कि मनुष्य में बुढ़ापा जो है वह किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आ जाता है। 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा, थाइमस ग्रंथि बिल्कुल सही आंसर है। मनुष्य में बुढ़ापा जो है वह थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आ जाता है। तो 12 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला यौगिक कौन है। आपको बताना है कि प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला यौगिक कौन है। तो जल्दी से आप लोग सही जवाब दीजिएगा। 4 ऑप्शन है, फ्रुक्टोज, माल्टोज, सेलुलोज और ग्लूकोज। तो प्रकृति की बात करें तो ये सेलुलोज पाया जाता है। प्रकृति में सेलुलोज यौगिक सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन किसका बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए पूछा है प्रोटीन किसका बना होता है। तो जल्दी से आप इस सही प्रश्न का जवाब दीजिए कि प्रोटीन जो है वो किसका बना होता है। 14 का ऑप्शन भी अमीनो अम्ल हो जाएगा। प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल का बना होता है। तो प्रोटीन किसका बना होता है, अमीनो अम्ल का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है। 15 का सही जवाब दीजिए कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ। तो 15 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं यूरिया, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। अब यूरिया का प्रयोग कम करने के लिए नैनो यूरिया का आविष्कार किया गया है, आपको मालूम होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है। यूरिया जो है वह अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है। देखिए मूत्र में पाया जाता है। मूत्र में यूरिया की मात्रा अधिकतम होती है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है। देख लीजिए शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है। जल्दी से सही आंसर दीजिए
कि शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है। 17 का अगर आप ऑप्शन है यकृत बताना है लीवर, तो बिल्कुल सही आंसर है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है और लीवर में ही यूरिया का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, दूध को पाश्चुरीकृत कितने डिग्री पर किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़िए। दूध को पाश्चुरीकृत कितने डिग्री पर किया जाता है। 18 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 62 डिग्री सेल्सियस। 18 का अगर आप ऑप्शन सी 62 डिग्री सेल्सियस बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, जल्दी से आप लोग सही सही जवाब देंगे 19 नंबर प्रश्न का, कि 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है, 19 का सही जवाब दीजिए आप लोग फटाफट, कि प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन नामक एंजाइम जो है वो प्रोटीन के पचाने में मदद करता है, तो याद रखिएगा पेप्सिन विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है। जल्दी से आप लोग सही सही जवाब दीजिए कि अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है। देखिए अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है, तो 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 का ऑप्शन ए अगर आप बता रहे हैं पीले वाला भाग में नहीं होगा दोस्तों, बी बिल्कुल गलत है। सफ़ेद वाले भाग में अंडे में सफ़ेद वाला भाग जो होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अंडाणु का निषेचन किसमें होता है। जल्दी से आप लोग सही सही जवाब देंगे कि अंडाणु का निषेचन किसमें होता है। 21 का अगर ऑप्शन सी आप बता रहे हैं गर्भाशय नलिका में, तो बिल्कुल सही आंसर। अंडाणु का निषेचन गर्भाशय नलिका में होता है, लेकिन निषेचन के बाद वह गर्भाशय में चला जाता है। तो ऑप्शन सी अगर गर्भाशय नालिका आप बता रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गर्भाशय नहीं होगा दोस्त। अगला प्रश्न देख लीजिए 22 नंबर, डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया आपको मालूम होगा, डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया, तो आपको बताना है कि डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है। 22 का सही आंसर बताएं। 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। डिहाइड्रेशन में प्रायः सोडियम क्लोराइड का कमी हो जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है। जल्दी से आप लोग सही सही जवाब दीजिए कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी प्रशस्तता तथा घनत्व दोनों पर, यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि की चाल जो है वह प्रशस्तता तथा घनत्व दोनों पर आपका जो है वह निर्भर करती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है। 24 का सही आंसर बताएं कि दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा लाल फास्फोरस को, दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न का जवाब आप लोग बताइएगा, कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। और अभी तक हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिया है, और 25 क्वेश्चन करने के बावजूद भी अभी तक बहुत सारे बच्चे हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ पाए हैं। तो दोस्तों आपको बच्चे को लाना कैसे है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बच्चे खुद ब खुद आ जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को शेयर ही नहीं करते हैं। जितने भी आप सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं सभी जगह वीडियो को शेयर कर दें। और दोस्तों जो लोग भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि सर क्लास कब से होता है, नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं पहुंचता है। तो दोस्तों आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको क्लास नहीं मिलेगी। तो बार बार कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। नीचे देखिएगा रेड बटन आपको दिखाई देगा, नीचे आप देख रहे होंगे रेड बटन दिखाई देगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यहाँ सही आंसर 25 का अगर हम बात करें तो 25 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। विरंजक चून और डीडीटी कीटाणुनाशक के रूप में विरंजक चून का भी प्रयोग किया जाता है और डीडीटी का भी प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, मतलब ऑप्शन डी प्रश्न का सही है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। डीडीटी का फुल फॉर्म आपको बताना है। 26 नंबर, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन करता है। जल्दी से आप लोग सही सही जवाब दीजिए।
प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन। तो इसका सही आंसर प्रतिवर्ती क्रिया का अगर संचालन की बात करें तो मेरुदंड करता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑटोमोबाइल का हाइड्रोलिक ब्रेक के किस नियम पर कार्य करता है? आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोलिक ब्रेक का जो नियम था वह किसने दिया था? ये पास्कल ने दिया था। पास्कल के नियम पर जितने भी हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं, चाहे वो आपका लिफ्ट हो या कोई भी हो, जो हाइड्रोलिक ब्रेक उसमें रहता है, हाइड्रोलिक सिस्टम जिसमें भी रहता है, वो सभी पास्कल के नियम पर ही काम करते हैं। तो 27 का ऑप्शन डी हो जाएगा, पास्कल का नियम। सोने को किस में घोला जा सकता है? सभी लोग जानते हैं सोने को किस में घोला जा सकता है। ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड का मिश्रण में। सल्फ्यूरिक तथा, जिसे हम लोग अम्लराज के नाम से जानते हैं, आप जानते होंगे, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड का मिश्रण को हम लोग अम्लराज कहते हैं। और सोने को किस में घोला जा सकता है? अम्लराज में घोला जा सकता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुनैन कहाँ प्राप्त होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 29 का अगर ऑप्शन बी है, सिनकोना की छाल से, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुनैन की प्राप्ति सिनकोना के छाल से होती है। मार्फिन तथा हीरोइन कहाँ से प्राप्त होता है? मार्फिन हीरोइन ड्रग्स का नाम है और ये आपका जो है वह अफीम से प्राप्त होता है। अफीम से मार्फिन तथा हीरोइन प्राप्त होता है। टर्पिन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। चीड़ के पेड़ से। चीड़ के पेड़ से टर्पिन का जो तेल है वो प्राप्त होता है। 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चाय में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? चाय में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? थीन पाया जाता है। चाय में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? थीन। ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कॉफ़ी में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? तो कॉफ़ी में अगर हम लोग बात करें तो कॉफ़ी में जो है आपका वह कैफीन पाया जाता है, याद रखिएगा। दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित रहता है? जल्दी से सही जवाब दीजिए। 34 का अगर आप ऑप्शन ए केसिन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। दूध में केसिन पदार्थ जो है वह उपस्थित रहता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा उत्पन्न होती है? 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो 1 ग्राम वसा से लगभग 9.3 कैलोरी। 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। भूमि पर पाया जाने वाला पौधा क्या कहलाता है? 36 का जवाब दीजिए आप लोग कि भूमि पर पाया जाने वाला पौधा ब्रायोफाइट्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्रायोफाइटस जो है वह भूमि पर पाया जाने वाला पौधा है। ऑप्शन बी अगर आप बता रहे हैं, लिथोफोफाइसाइट नहीं होगा दोस्तों, ना ही जीरोफाइटस होगा। ब्रायोफाइटस बिल्कुल सही आंसर है। मरुस्थल पर उगने वाले पौधा क्या कहलाते हैं? अभी बताइए कि मरुस्थल पर जो पौधा उगता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? मरुस्थल पर जो पौधा उगता है तो उसे हम लोग जीरोफाइट्स के नाम जानते हैं, क्योंकि उसको जल की आवश्यकता नहीं होती है। और चट्टानों पर उगने वाले पौधा, तो चट्टानों पर उगने वाले पौधा को हम लोग लिथोफाइट्स कहते हैं। अभी 3 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गए हैं। तीनों में से एक याद रखिएगा, जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। गोबर पर उगने वाला कवक कौन है? गोबर पर जो उगता है कवक उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो गोबर पर उगने वाला कवक जो है वह आपका, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये होमवर्क का क्वेश्चन है। तो सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब होमवर्क में देंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 50वें प्रैक्टिस सेट में अर्धशतक वाले क्लास में आज हम लोगों ने 39 क्वेश्चन किए। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि 39 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जितने भी दोस्त अभी तक एक बार वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, अब तो शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप में हैं सभी तक शेयर कर दें। और जो दोस्त नए हैं, चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और डेली आप लोग 10 बजे हमारे साथ लाइव क्लास जुड़ जाएंगे। इसका PDF क्लास ख़त्म होते ही आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बातों को समझ गए होंगे। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखेंगे। मिलते हैं अगला प्रैक्टिस सेट लेकर 51 नंबर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।